गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो आइए जान लेते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। हमारी पहली खबर है, अब दिल्ली में बैठकर तय नहीं होती योजना, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। आजादी के बाद दशकों तक विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र को हमारी सरकार ने जितनी प्राथमिकता दी उतनी पहले कभी नहीं दी गई। सोनभद्र जिले के विकासखंड चतरा के ग्राम पंचायत करमाओं में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन के तहत अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है और गांवों में पानी के स्रोतों के संरक्षण से लेकर रखरखाव पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली में बैठकर कोई योजना तय नहीं होती, बल्कि किस क्षेत्र में कैसा घर बनना चाहिए और आदिवासी इलाकों को कैसी सुविधा की जरूरत है, उस हिसाब से योजना बनती है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत के अभियान को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने रविवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में 5,555 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर है। दिल्ली में नवंबर में अब तक 1,759 संक्रमितों की मौत हुई है। आइए जान लेते हैं आंकड़ों के बारे में विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में इस महामारी से मृत्यु दर 1.58% है, जबकि देश में यह दर 1.48% है। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से मौत के अधिक मामलों के लिए इलाज के वास्ते शहर में बड़ी संख्या में आने वाले गंभीर गैर निवासी मरीजों, प्रतिकूल मौसम, प्रदूषण आदि को जिम्मेदार ठहराया है। नवंबर के महीने में ही राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी से 21 नवंबर तक 1,759 लोगों की मौत हो चुकी है और यह लगभग 83 मौत प्रतिदिन का आंकड़ा है। पिछले 10 दिनों में मौत का आंकड़ा 4 बार 100 से अधिक पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 111 मरीजों, शुक्रवार को 118, बुधवार को 131 और 12 नवंबर को 104 की मौत हुई है। सरकारी आंकड़े के अनुसार दिल्ली में औसत मृत्यु दर 1.58% है, जबकि राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.48% की तुलना में अधिक है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर BL शेरवाल ने कहा, कुल मिलाकर सर्दियों में अधिक मौतें होती हैं। यह एक बड़ा अंतर है जिसे हमने कोविड-19 से मौत के मामले में भी देखा है। उन्होंने कहा, कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 70% बुजुर्ग या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने से पहले ज्यादातर युवा संक्रमित हो रहे थे। उन्होंने कहा, पाबंदियों में ढील देने के कारण और त्योहार के मौसम में संक्रमण तेजी से बुजुर्गों के बीच फैल गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक NK गांगुली ने कहा कि शुरुआती महीनों की तुलना में मौत के मामलों का आंकड़ा बेहतर ढंग से जुटाया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी सी अधिक है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, केंद्र ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल भेजे उच्च स्तरीय दल। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण रोकने में करेंगे मदद। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रबंधन में राज्य प्रशासन की मदद के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में उच्च स्तरीय टीमें भेजी हैं। इन राज्यों में प्रतिदिन नए मामलों में बढ़ोतरी या उपचाराधीन मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हर टीम में 3 सदस्य होंगे और ये टीमें उन जिलों का दौरा करेंगी जहां संक्रमण के अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ये टीमें जिला प्रशासन को कोरोना के मामलों के प्रबंधन में सहायता करेंगी।
इस दौरान उन्हें निगरानी, जांच, संक्रमण रोकथाम और संक्रमितों के लिए इलाज के लिए महत्वपूर्ण परामर्श दिया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में भी उच्च स्तरीय टीमें भेज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को डिजिटल माध्यम से बैठक कर सकते हैं। मोदी एक बैठक उन 8 राज्यों के साथ कर सकते हैं जहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 45,209 नए मामले देश में सामने आए हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 45,209 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद रविवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90.95 लाख हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 85,21,617 हो गई। रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 501 और लोगों की मौत हुई है, जिनमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा 111 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,33,227 हो गई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,95,806 हो गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गो कल्याण के लिए मामूली कर लगाने पर वो विचार करेंगे। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गोवंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। आगर मालवा जिले में सुसनेर के समीप सालरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को चौहान ने गोवंश के कल्याण के लिए कर लगाने के संभावित कदम के पीछे भारतीय संस्कृति में गोमाता को पहली रोटी खिलाने का तर्क भी दिया। भाजपा नेता चौहान ने उपस्थित लोगों से सवाल किया, गोमाता के कल्याण के लिए और गौशालाओं के ढंग से संचालन के लिए कुछ मामूली कर लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या यह ठीक है? लोगों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमारे घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनती थी तथा आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे। यह हमारी भारतीय संस्कृति में है। अब अधिकांश घरों में गोग्रास नहीं निकलता और हम अलग अलग गोग्रास नहीं ले सकते, इसलिए हम गायों के कल्याण के लिए कुछ छोटा मोटा कर लगाने की सोच रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों के इसी सुरंग से घुसने का संदेह। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में खोजी 150 मीटर लंबी सुरंग। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रविवार को बीएसएफ ने 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया। ऐसा संदेह है कि जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए जैश के 4 आतंकवादियों ने इसी सुरंग के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जम्मू सीमांत क्षेत्र के महानिरीक्षक एनएस जामवाल और जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह के साथ रीगल चौकी के पास मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास हाल ही में मुठभेड़ की जांच के बाद सुरंग का पता लगा है। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से मिली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से पुलिस को पता चला कि घुसपैठ के लिए आतंकियों ने शायद सुरंग का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने यह जानकारी बीएसएफ से साझा की, जिसने काफी प्रयासों के बाद सुरंग का पता लगा लिया। जामवाल ने सुरंग का पता लगाने के अभियान को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान से इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ और राजौरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी पर अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। भारतीय सैनिकों ने भी इसका माकूल जवाब दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि संघर्ष विराम उल्लंघन में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
हमारी अगली खबर है, मास्क पहने बगैर भीड़ लगाने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तम नगर थाने में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 28 के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि भीड़ लगाकर नेता और कार्यकर्ता स्थानीय विधायक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए जा रहे थे, पर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और वार्ड अध्यक्ष ममता कपूर समेत अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने बताया कि इस बाबत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मास्क न पहनने पर जुर्माना की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी थी। ऐसे में यदि पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता निर्देश को ताक पर रखकर नेताओं को बधाई देने के लिए भीड़ लगाएंगे और भौतिक दूरी का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों ने फोटो खिंचवाते वक्त मास्क को उतार कर हाथ में रख लिया है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में 2000 रुपए के जुर्माने की व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि 2000 रुपए जुर्माना देने से अच्छा है सभी लोग 10 रुपए का मास्क पहनकर निकले, ताकि आप और आपका परिवार कोरोना से बच सके। उन्होंने बल्ली मारान विधानसभा के सदर थाना चौक पर मास्क वितरण किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर, कोरोना के दौरान काटे गए 26 करोड़ रुपए के चालान। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने पूरे कोरोना काल के दौरान करीब 26 करोड़ रुपए का चालान काटकर सरकार की झोली में एक बड़ी रकम देने का रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के मद्देनजर मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए के चालान का असर अब सीधे तौर पर दिल्ली में भी नजर आने लगा है। रविवार को दिल्ली पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर 1501 चालान किए, जबकि सार्वजनिक स्थलों पर और भौतिक दूरी के उल्लंघन में 33 लोगों के चालान काटे। दिल्ली पुलिस कोरोना की वजह से लगी पूर्णबंदी की घोषणा के बाद से अभी तक 5,43,953 से ज्यादा चालान कर चुकी है। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव की पहल पर यह रिकॉर्ड जुर्माना वसूला गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को नए नियम के तहत 2000 रुपए के चालान काटने का आदेश शनिवार शाम को मिला, लेकिन इससे पहले कोरोना में पूर्णबंदी के बाद जो चालान कटे हैं वह 500 के काटे गए थे। पहले कुछ चालान 200 रुपए के भी कटे थे, लेकिन शुक्रवार से जब दिल्ली सरकार के सख्ती के बावजूद 2000 रुपए के चालान काटने का नियम लागू हुआ तो फिर यह कहा जाने लगा कि अब सरकार ने कोरोना के नाम पर जेबें खाली करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अभी तक कुल मिलाकर 5,43,953 चालान काटकर पैसे जमा किए हैं, वह भी सरकार के खाते में ही जमा होना है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 30 तक यह बाजार है बंद। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। दिल्ली में कोविड में दी गई छूट के बाद जिस तरह लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और कोरोना के रिकॉर्ड मामले बढ़े, उसमें अब सख्ती भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के 2000 रुपए चालान के बाद अब दिल्ली के पंजाबी बाग, जनता मार्केट और नांगलोई मार्केट 30 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, प्रमुख चौराहों पर प्रदूषण से बचाएगी एंटी स्मॉग गन, ऐसा कहना है गोपाल राय जी का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन का प्रयोग किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि धूल के प्रदूषण को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने 23 एंटी स्मॉग गन लगाए हैं, जो कि मुख्य चौराहे और निर्माण स्थल पर लगाए गए हैं। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे खासकर धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए PWD के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी दिल्ली में पेड़ों पर और जगह जगह सड़क के किनारे और साइड पर पानी का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान की मदद से कम सड़क पर जो धूल है और उसके चलते होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के ने मुझे जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 23 एंटी स्मॉग गन लगाई गई है और पानी के छिड़काव के लिए 150 टैंकर लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के किसी भी गांव में पराली से खाद नहीं बनाई जा रही है और पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे किसानों में दिल्ली सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने रविवार को दिल्ली देहात के कई गाँव का दौरा करने के बाद दरियापुर गाँव में किसानों की एक महापंचायत को संबोधित किया। इसी के साथ ही बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर एंटरटेनमेंट फील्ड से, जो कि है भारती व उनके पति 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में। आपको बता दें कि एनसीबी ने शनिवार को भारती को गिरफ्तार किया था और रविवार सुबह उनके पति हर्ष की भी गिरफ्तारी हो गई थी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सपक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने घर से गांजा बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार किया है। अदालत इनकी जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगी। एनसीबी ने शनिवार को भारती को गिरफ्तार किया था और रविवार सुबह उनके पति की भी गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद रविवार दोपहर में दंपति को यहां एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एनसीबी के अभियोजक अतुल सारपांडे ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद दंपति ने वकील अयाज खान के जरिए जमानत याचिकाएं दायर की। मजिस्ट्रेट की अदालत सोमवार 23 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने पहले बताया था कि एक गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को एनसीबी ने मनोरंजन जगत में कथित नशीले पदार्थ के सेवन की जांच के सिलसिले में सिंह के घर और कार्यालय की तलाशी ली। इस दौरान उनके घर से 46.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। एनसीबी के एक बयान में पहले बताया गया था कि भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने गांजे का सेवन करना स्वीकार किया है। ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि सिंह के घर से बरामद मात्रा कानून के तहत छोटी मात्रा है। 1000 ग्राम तक गांजे को छोटी मात्रा माना जाता है। इसके लिए 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों को सजा हो सकती है। वाणिज्यिक मात्रा यानी कि 20 किलो या इससे अधिक होने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है। इसके बीच की मात्रा के लिए 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है अमेरिका में कई स्थानों पर भारतवंशियों ने मनाई छठ पूजा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। अमेरिका में मुख्य रूप से बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारतीय अमेरिकियों ने सूर्य भगवान की पूजा कर छठ पर्व मनाया। ऐतिहासिक पोटोमैक नदी, न्यू जर्सी में झील और मकानों में बने अस्थायी जलाशयों समेत देश भर में विभिन्न जलाशयों पर समुदाय के सदस्यों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए छठ पूजा की। सैकड़ों भारतीय अमेरिकी श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को सूर्यास्त और शनिवार को सूर्योदय की पूजा समेत त्योहार से जुड़े सभी कार्यक्रम जूम और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर देखे। छठ मुख्य रूप से बिहार व झारखंड में मनाया जाने वाला प्राचीन हिंदू त्योहार है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा अमेरिका में देखने को मिला। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।